हाउ द इंडिया इज मेकिंग द ग्लोबल डोमिनेंस, इसका एक एग्जांपल देख सकते हो फ्रॉम द विप्रो बिजनेस मॉडल। अगर आप विप्रो का बिजनेस मॉडल देखोगे तो उसमें जो 60% जो रेवेन्यू है वो फ्रॉम द अमेरिका सिंगल कंट्री से आता है और 30% जो होता है विप्रो से एज ए कॉन्टिनेंट से आता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस प्रकार से वेस्ट का मार्केट बिहेव करता है। क्योंकि आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि जब कभी भी कोई फेड की डिसीजन आती है, रेपो रेट को लेके किसी प्रकार की कमेंट्री आती है या फिर इन्फ्लेशन को लेके कोई फोरकास्ट आती है या अमेरिकन इकोनॉमी को लेके कोई फोरकास्ट आती है, तो उस केस में आईटी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है। विप्रो जैसी कंपनियां सबसे ज़्यादा मूवमेंट करती है। इसका सिंपली रीज़न यही है कि इसका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू होता है वो फ्रॉम द वेस्ट आता है, फ्रॉम द यूरोप एंड अमेरिका आता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है किस प्रकार से वहाँ का इन्फ्लेशन है, किस प्रकार से वहाँ की रेपो रेट है, क्या उसके प्रकार का आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विप्रो जैसी कंपनीज पे इम्पैक्ट करती है। अगर आप इसके बिजनेस को थोड़ा सा और डीपली समझे तो उस केस में आप देख सकते होंगे कि जो इनका 33.4% जो बिजनेस है वो फ्रॉम द बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस हो गया, वहाँ से आता है। 18.8% जो बिजनेस है वो फ्रॉम द कंज्यूमर सेक्टर आता है। हेल्थ के सेक्टर से आपके 14% के आसपास बिजनेस आता है। एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलिटीज़ हो गया, वहाँ से 12% के आसपास बिजनेस जो आता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किस प्रकार से जो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उसमें बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया या फिर आप कह सकते हो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से उनका जो कह सकते हो कि रेवेन्यू आता है, किस प्रकार से ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है उनका चलता है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है जो विप्रो के बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे जो ये चीज़ है कांस्टेंट बेसिस पर रही है, तो ये सेक्टर किस प्रकार से बिहेव करते हैं इन अपकमिंग टाइम, वही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के विप्रो का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगी या फिर एक मार्केट शेयर अच्छा ग्रैब करेगी। आईटी कंपनी जो है वो मोस्टली कह सकते हो कि फ्रॉम द टू सोर्सेज है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। एक हो गया कि प्रोडक्ट सेलिंग, एक हो गया कि सर्विस को सेल करना। अब इसमें हम सिंपली देखें तो क्या करते हैं कि जो भी मान लीजिए कोई कंपनी है वो विप्रो जैसी कंपनीज के पास वो जाती है, ठीक है ना, वहाँ से सर्विसेज लेती है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टाइम बेसिस पे लेगी, वो क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाती है 5 साल, 10 साल, 7 साल के लिए, और टाइम के साथ साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो बढ़ाते रहते हैं। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एनी पर्टिकुलर सेक्टर। क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है कि रिकरिंग कंटिन्यूस बेसिस पे रेवेन्यू आता रहता है। जो आप देखोगे कि हर किसी आईटी कंपनीज का, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एक्सेंटर हो गया, उन कंपनीज के जो रेवेन्यू है ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं जैसे कि मेटल कंपनीज के होते हैं। क्योंकि मेटल कंपनीज में क्या होता है कि जो उनके जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल मेटल के प्राइस क्या है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहते हैं। तो जिसके कारण रेवेन्यू जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन इनके जो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिन्यूस बेसिस पे कंपनी से जुड़े हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कम होता है कि जो डिफॉल्ट करे या फिर कोई कंपनियां हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लीव करके अदर सोर्सेज पे जाए। तो ऐसा कम होने के कारण जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है पूरे सेक्टर का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और जो रेवेन्यू है कॉन्स्टेंट बेसिस पे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट भी अच्छा करते हैं। अगर हम बात करें सेक्टर के फ्यूचर फोरकास्ट की तो उस केस में एआई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप नेस्कैम की रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें उन्होंने सिंपली बता रखा है कि 2.7 टाइम्स तक वो एक कह सकते हो कि अपग्रेड देखते हैं एआई में। अब एआई चीज़ है जो एक कह सकते हो अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है विप्रो जैसी कंपनीज के लिए। क्योंकि अगर जितना ये एआई में इन्वेस्ट करेंगे तो उस केस में जो कस्टमर है उनको एक अच्छी ऑफरिंग वो कर सकते हैं, सो दैट जो इनके जो करंट कस्टमर है या फिर अपकमिंग कस्टमर है उनकी जो कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट की जो डील है वो बढ़ा सकते हैं, जो कह सकते हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करने वाली है और जो ब्रांडिंग में भी इम्पैक्ट करने वाली है। तो एआई में किस प्रकार से डील ग्रैब करते हैं विप्रो वो एक कह सकते हो चैलेंजिंग और देखने होगा। क्योंकि इनसे कंपटीशन भी आने वाला है फ्रॉम द टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक हो गया, एक्सेंटर हो गया, इन सारी कंपनियों से पीयर्स जो भी है इनके अच्छे से उनसे भी एक कह सकते हो कि कंपटीशन आने वाला है। सो उस केस में विप्रो जो है सेक्टर को किस प्रकार से बीट करता है वो एक इंपॉर्टेंट है। अब इन चीज़ों को लेके मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है। उन्होंने एआई को लेकर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट निकाला है AI 360 लेके, और इसको लेकर ये कॉन्स्टेंट बेसिस पे काम भी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया है जैसे कि वो इन अपकमिंग टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है या फिर ऑनगोइंग क्लाइंट्स जो है उनसे एंगेज रह सके और बेस्ट से बेस्ट उनको सर्विस दे सके। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो करंट सिचुएशन है फ्रॉम द कह सकते हो कि ग्लोबली जो इकोनॉमी में एडवांस चल रहे हैं या फिर आप कह सकते हो यूरोप और अमेरिका में जो रेपो रेट जो बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट का एस्टिमेट था कि विप्रो को लेकर कंपनियों ने अदर जो इनके क्लाइंट्स है या फिर कह सकते हो कस्टमर्स है उन्होंने अच्छा कॉन्फिडेंस बताया। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ये थिंकिंग है कि जो भी इनके जो क्लाइंट है वो सेटिस्फैक्शन है फ्रॉम द विप्रो। तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट लगा सकते हैं कि
इन अपकमिंग टाइम जो है विप्रो को सर्विस को जो छोड़ने वाले क्लाइंटों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। मतलब कि क्लाइंट जो है ऐसा नहीं होगा कि विप्रो के बिजनेस को लीव करके अदर सेक्टर्स में जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में एक क्रिएट करता है कि जो रेवेन्यू है वो कम नहीं होने वाला है, प्रोबेबली स्टेबल रह सकता है। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगे। इसका सिंपली अगर हम रीज़न माने तो इसका यही है कि जो राइट नाउ जो ऐसा टाइम माना जा रहा है कि जो इनका जो IT सेक्टर है टोटली वो कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन से फेस कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक की प्राइसेज हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो भी मेजर कंपनी उन्होंने पिछले 2 साल से कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है इन्वेस्टरों को। और अगर आप उसके बैलेंस शीट देखोगे तो उस केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग से हो रही है। फॉर एग्जांपल आप इसके रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे तो उसमें 2 साल से वो कंटिन्यूसली आप देखोगे कि राइज ही हो रहे हैं। इस साल शायद 2024 में कुछ हद तक कम हुए हैं, लेकिन जो इसके इतना अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप इसका देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो उस केस में आप देखोगे इसका सेल्स है कहीं ना कहीं स्टेबल हुई है, ना कि कम हुई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर स्लो डाउन चल रहा है तो उसमें भी जो सेल्स वगैरह क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, गिर नहीं रही है। सो दैट इज़ द बिग थिंग्स दैट कि ये IT सेक्टर किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्रॉम द क्लाइंट, सर्विसेज देना, प्रोडक्ट बेचना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अगर रेवेन्यू नहीं गिर रहा है तो दैट इज द वन ऑफ द मेजर थिंग्स। हाँ, नो डाउट इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन फेस कर रहा है या फिर कम हो रहा है। लेकिन इसका हम मान सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो इन अमेरिका में जो सिचुएशन है वो खराब कहाँ से हुई थी, यूक्रेन रशिया वॉर से। तो वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ ऐसी चीज़ें हो जाएगी, वो किसी ने बहुत ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशन किया था। बट लेकिन अपकमिंग टाइम किस प्रकार से इन्फ्लेशन जो कंट्रोल होता है वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होगा, और किस प्रकार से रेपो रेट जो है कब जो रेट कटिंग स्टार्ट होती है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। वहाँ पर कहीं ना कहीं है IT सेक्टर अच्छा देख सकते हैं। अगर हम इसको बैलेंस शीट को और अच्छे से देखें तो इसकी बोरोइंग जो है कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो पिछले 3 साल से स्लाइटली एक नॉर्मल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी बोरोइंग नहीं बढ़ रही है। और उसके अलावा इसके फिक्स्ड एसेट है कहीं ना कहीं स्लाइटली धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, इस साल है जो एक कह सकते हो कि नॉर्मल रहे हैं। और उसके अलावा हम देखें ये कैश फ्लो के बारे में, कैश फ्लो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रहा है, विच इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें कि इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेशियोज़ के बारे में, क्योंकि रेशियोज़ हमको क्या है कि डायरेक्टली चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप फाइनेंशियल को जज कर सकते हो। तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें तो उस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो है कहीं ना कहीं 20%, यहाँ पर थोड़ा बहुत कम हुआ है, विच इज़ द सिंपली रीजन एज आई सेड दैट कि जो इनका एक्सपेक्टेंसी यूक्रेन रशिया वॉर को लेके वो इतनी थी नहीं, सो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट की है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट की बोरोइंग है वो कम हो रही है, फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं। उसके अलावा रिजर्व सरप्लस है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट है वो एक स्लाइटली ठीक ठाक चल रहा है, एक कांस्टेंट बेसिस पे स्टेबल प्राइस आ रही है, और जो सेल्स है वो भी स्टेबल आ रही है। सो मेजर थिंग इसमें अगर हम पॉइंट आउट करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो। तो वो इन अपकमिंग टाइम किस प्रकार से जो कंपनी है बिहेव करती है या फिर आप कह सकते हो उनको इंप्रूव करती है, वो देखने वाली चीज़ होगी। अगर हम बात करें थोड़ी प्राइस के बारे में तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि 2022 में कोरोना के बाद में प्राइस ने बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट किया था, क्योंकि जो ऑल ओवर जो बिजनेस थे वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ऑनलाइन आने की कोशिश करे। तो उसके बाद में जो प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट किया और रेवेन्यू भी आप कांस्टेंट बेसिस पे देखो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा था। यहाँ पर जंप मारने के बाद में जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लगी, और उसके बाद में जो यूक्रेन रशिया का वार हो गया, फिर आप कह सकते हो कि जो भी इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि वहाँ पर जो गैस के प्राइसेस हो गए थे या फिर फूड एंड वेजिटेबल्स हो गए उनके भी प्राइसेस जो है वेस्ट में अच्छे खासे बढ़ चुके थे। तो उसके कारण जो है धीरे धीरे रेपो रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ना और जो नए कॉन्ट्रैक्ट का नहीं आना वो कहीं ना कहीं स्लाइटली इफेक्ट कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक होप लग रही थी, जब आप देखोगे 2024 के आसपास की 2024 में ऐसा माना जा रहा था कि 3 से 4 रेट कट हो सकती है, तो वो एक माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है। तो उसके बाद में प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट करती है। और अगर आप रिसेंट 3-4 महीनों से देखोगे तो उस केस में लोअर जो है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट है वो हो ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई कि ये प्राइस जो है यहाँ से अच्छी खासी डाउन साइड मूवमेंट करती है, और उसके बाद में यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट भी आते हैं कंपनीज़ के। तो उसके कारण जो इनके फोरकास्ट है, जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो थी उस हिसाब से आ नहीं रही है। तो यहाँ पर हम यहाँ अगर प्राइस को देखें तो जो इसके क्वार्टर रिजल्ट का फोरकास्ट क्या आती है मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। अगर वो फोरकास्ट अच्छी करते हैं तो ये लेवल वगैरह कुछ काम नहीं करने वाले हैं, प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट करेगी। ओके, अगर हम बात करें उस चीज़ को कि भाई प्राइस के बेसिस पे, चार्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की, तो उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है कंस्टेंट बेसिस पे। अब इसमें क्या है कि इसका जो रिजल्ट है इन अपकमिंग टाइम आने वाला है, जो कि इसी मंथ में आने वाला है। सो 12 तारीख के आसपास इसका इन्फोसिस का आएगा, कल शायद इसका TCS का आएगा, उसके बाद में विप्रो का भी रिजल्ट आएगा। तो देखने की वाली बात होगी कि वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं और किस प्रकार के मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है,
रिजल्ट के अलावा आपको यहाँ पर फोकस करना होगा कि इन्फ्लेशन का डाटा किस प्रकार से आता है, अमेरिका का हर मंथ आता है वो, और सेकंड है कि रेपो रेट को लेके कमेंट्री की आती है फेड की। ये दो चीज़ें हैं जो रिजल्ट को लेके भी रिजल्ट से भी ज़्यादा आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर रेपो रेट को रेट कट हो जाती है उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस जो है अच्छा बूम दिखा सकती है। अदरवाइज वी कैन से दैट कि प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर और टाइम स्पेंड करेगी। सो ये था अपना एनालिसिस अबाउट द विप्रो। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज एंड वी आर गोइंग टू टेक अ मल्टीपल वीडियोज। सो अगर आप इसमें से नेक्स्ट किस कंपनी पे वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन।